हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। वेलकम टू इंडियन इकोनॉमी, जो कि इंडियन इकोनॉमी पे हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़, जो कि काफ़ी इनफैक्ट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट एक सेगमेंट रहता है इंडियन इकोनॉमी की बात करें। और इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी है, चाहे एसएसबी की बात करें या बाकी एग्ज़ाम जो भी नेशनल लेवल और यूटी लेवल पे एग्ज़ाम होते हैं, हर एक के सिलेबस में कंपोनेंट इंडियन इकोनॉमी होता ही होता है। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे जेके एसएसबी अपकमिंग एग्जाम्स की बात करें, जेकेपी कांस्टेबल एसआईएनटी की बात करें या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। सो आज की क्लास में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। इस पे हम कुछ इंपॉर्टेंट 40+ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे इन वन पार्ट, और दूसरे पार्ट में हम इसको फिर से पूरे जो सिलेबस का कंपोनेंट है उसको कवर अप यानी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो आज की क्लास में हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी में से, वो है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का फादर किसको माना जाता है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है माने जाते हैं एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे चले। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया। इनमें से कौन सा सर्विस सेक्टर का हिस्सा नहीं है इंडिया में? नॉट यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना होता है हमेशा। तो हमें बोलना है कौन सा नहीं है। अगर हम टीचिंग की बात करें, टीचिंग एक सर्विस सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का। हम बात करें होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, ये भी एक सर्विस सेक्टर है। हम बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो ये एक सर्विस सेक्टर नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर बनेगा। कंस्ट्रक्शन जो है ये पार्ट नहीं है सर्विस सेक्टर इन इंडिया। और डी इंश्योरेंस की बात करें, ये भी एक सर्विस सेक्टर माना जाता है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू इंडियाज इकोनॉमी। इनमें से कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं मोस्ट टू द इंडियन इकोनॉमी। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द फॉलोइंग आर काजेज ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एक्सेप्ट द वन। जो डिमांड में शिफ्ट होता है उसके कुछ काजेज है। 3 काजेज इन 4 में से है और एक नहीं है। जो वाला नहीं है वही हमारा आंसर है। सो अगर हम सबसे पहले चेंज इन इनकम की बात करें, चेंज इन इनकम से जो है डिमांड शिफ्ट हो जाती है। जब एक बंदे की इनकम जो है आप ऊपर जाती है तो वो डिमांड भी ज़्यादा करता है, डिमांड शिफ्ट होती है अपवर्ड्स। जब एक इंसान की इनकम कम होती है तो वो डिमांड भी कम करता है चीज़ों की, तो उसकी जो डिमांड कर्व होती है वो शिफ्ट करती है डाउनवर्ड्स। सो इसी तरह से अगर हम देखें, चेंज इन प्राइस की बात करें, चेंज इन फैशन की बात करें, चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स की बात करें, पहले हम राइट आंसर देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर बनेगा, चेंज इन प्राइस। क्योंकि जब प्राइस में चेंज होता है तो जो डिमांड है वो शिफ्ट कर जाती है रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स की वजह से। लेकिन अगर हम इस फैक्टर की बात करें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जब प्राइस चेंज होता है तो डिमांड जो है वो शिफ्ट नहीं करती है, क्योंकि कंज्यूमर उतना ही खरीदते हैं। चेंज इन प्राइस रियरली एंड डिमांड में शिफ्ट काज करता है। लेकिन फैशन की बात करें, जब फैशन बदल जाता है डिमांड कर्व जो है या डिमांड जो है शिफ्ट होती है, या जब सब्स्टिट्यूट्स का प्राइस जो है उसमें बदलाव आता है तो डिमांड तब भी शिफ्ट करती है। जब एक चीज़ का सब्स्टिट्यूट उसका प्राइस कम होगा तो लोग जो है उसकी तरफ जाएंगे, तो डिमांड शिफ्ट कर जाएगी। तो राइट आंसर जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 का वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चेंज इन प्राइस। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच वन इज द मोस्ट इज द एग्जेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इनमें से कौन सा एग्जेप्शन है जो लॉ ऑफ डिमांड का एग्जेप्शन है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चेंज ऑफ सब्स्टिट्यूट शुड नॉट चेंज, वन सेकेंड, सी आंसर जो बनेगा दैट्स प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट शुड नॉट चेंज। ये जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर बनेगा। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड जो है इसका एग्जेप्शन है कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट शुड नॉट। लॉ ऑफ डिमांड तब नॉर्मली फंक्शन करती है जब सब्स्टिट्यूट्स का प्राइस कांस्टेंट रहता है, बदलाव नहीं होता है उसमें। अगर उसमें चेंज होगा तो जो लॉ ऑफ डिमांड है उसका जो एग्जेप्शन है तो वो उस बेस पे नहीं चलेगा, लॉ ऑफ डिमांड अकॉर्डिंगली एक्ट नहीं करेगी। सो क्वेश्चन नंबर 6 पे चले। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास है वो है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6।
If demand remains unaffected and supply diminish, supply करो shift is to left, a deficiency arise leading to, अगर डिमांड जो है डिमांड बराबर उतनी ही रहेगी जितनी है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन सप्लाई जो है डिमिनिश होगी यानी कि कम होगी, जिसकी वजह से सप्लाई करो जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगी, और इस हालत में एक डेफिशिएंसी होगी, तो वो किस चीज़ की डेफिशिएंसी होगी। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर विल बी, क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हायर इक्विलिब्रियम प्राइस। हायर इक्विलिब्रियम प्राइस जो है यहाँ पे डेफिशिएंसी अराइज होगी लीडिंग टू हायर इक्विलिब्रियम प्राइस। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, The first person to adopt a scientific procedure in estimating the national income was, पहला बंदा जिसने साइंटिफिक प्रोसीजर अडॉप्ट किया नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए, वो कौन सा था। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डॉक्टर VKRV राव। डॉक्टर VKRV राव जो है वो पहले पर्सन थे जिन्होंने अडॉप्ट किया साइंटिफिक प्रोसीजर फॉर एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। मूविंग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारे पास, सिंस which year the national income estimates are being prepared by the central statistical organization। जो national income estimates है इसको central statistical organization ने संभालना शुरू किया, एस्टिमेट करना शुरू किया, लेकिन किस साल से, हमें बोलना है किस साल से। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो इसका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट्स 1956। 1956 विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस प्रिपेयर द नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया। इंडिया में नेशनल इनकम को एस्टिमेट कौन सा इंस्टीट्यूशन करता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO जिसको हम बोलते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, नेशनल इनकम इज सेम एज, नेशनल इनकम बिल्कुल सेम है जैसा कि क्या है, किसके जैसा है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 10 का बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 1 सेकेंड यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर बनेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट जो होता है वही नेशनल इनकम होती है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 था हमारे पास, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम अपॉइंटेड नेशनल इनकम कमेटी इन 1949 फॉर इनकम एस्टिमेट्स ऑफ कंट्री, इट प्रेजेंटेड इट्स फर्स्ट रिपोर्ट इन द ईयर। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसने सबसे पहले नेशनल इनकम कमेटी को अपॉइंट किया 1949 में, और इसको काम दिया गया कि ये इंडिया का जो है नेशनल इनकम एस्टिमेट करेगा, और इसने अपना पहला रिपोर्ट प्रेजेंट किया किस डेट पे। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1951 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे चले। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, द ईयर अगेंस्ट विच द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडेक्स इज मेजर्ड इज कॉल्ड अ बेस ईयर। द करंट बेस ईयर ऑफ इंडिया इज, जो एक साल लिया जाता है जिस साल के बेस पे एक इंडेक्स को मेजर किया जाता है उसको बोलते हैं बेस ईयर, और जो करंट बेस ईयर इंडिया में है वो चल रहा है वो कौन सा है। राइट आंसर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2011-12। 2011-2012 जो है बेस ईयर है फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंडेक्स इंडिया में बात करें एज ऑफ नाउ। क्वेश्चन नंबर 13 पे चले। क्वेश्चन नंबर 13 था हमारे पास, how many base years have been announced after 1948-49 base year by the CSO till now। 1949 48 49 से लेकर अब तक CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कितने बेस ईयर अनाउंस किए हैं टिल नाउ। राइट आंसर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 7 टोटल बेस ईयर अभी तक अनाउंस किए हैं CSO ने, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। क्वेश्चन नंबर 14 पे चले। क्वेश्चन नंबर 14 था हमारे पास, हु रिलीजेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है इसको कौन रिलीज करता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को रिलीज करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चले। क्वेश्चन नंबर 15 था हमारे पास, when was the gender inequality index introduced in HRD indexes। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो है इसको HRD इंडेक्सेस में इंट्रोड्यूस किया गया, कब किया गया, कौन सी डेट पे किया गया। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2010। 2010 में इसको इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग कमीशन वाज सेट अप इन मार्च 1950। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द प्लानिंग कमीशन। जो प्लानिंग कमीशन है इसको सेटअप किया गया था मार्च 1950 में। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 था हमारे पास, फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। पहला 5 साल प्लान जो इंडिया में बनते थे वो किस साल में शुरू हुआ था। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, that's 1951 to 1952. Moving to question number 18, question number 18 था हमारे पास, in 1938 the National Planning Committee was set up under the chairmanship of। 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी को सेटअप किया गया था किस चेयरमैन के अंडर, कौन इसका चेयरमैन बना था। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो थे इसके चेयरमैन जब इसको सेटअप किया गया। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, जननी सुरक्षा योजना वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान। किस 5 ईयर प्लान में जननी सुरक्षा योजना को इंट्रोड्यूस किया गया था। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 10th 5 ईयर प्लान। 10th 5 ईयर प्लान में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 था हमारे पास, जवाहर रोजगार योजना वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान। जवाहर रोजगार योजना जो है इसको किस 5 साल प्लान के तहत लाया गया था। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 7th 5 ईयर प्लान। 7th 5 ईयर प्लान में इसको लाया गया था। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स 2014 में स्वच्छ भारत अभियान को लॉन्च किया गया था। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज फाइनलाइजेज द 5 ईयर प्लान प्रपोजल्स। कौन सी बॉडी 5 ईयर प्लान प्रपोजल्स को फाइनलाइज करती थी। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का ये काम रहता था। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया में बना था वो किस चीज पे बेस था। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हरोल्ड डोमल मॉडल। हरोल्ड डोमल मॉडल पे बेस था फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, रोलिंग प्लान वाज डिजाइन्ड फॉर द पीरियड। रोलिंग प्लान को डिजाइन किया गया था किस पीरियड में। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स 1978 टू 1980। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, प्रोफेसर पीसी मालानोबस नेम इज एसोसिएटेड विथ। एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था पीसी महालिनोबस, इसका नाम किसके साथ एसोसिएट है, किस 5 ईयर प्लान के साथ एसोसिएट था। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, that is second 5 year plan. So option number B is the right answer of question number 25. Moving to question number 26. The vice president of नीति आयोग is appointed by। जो नीति आयोग है जिसने 5 year plans को रिप्लेस किया, इसका जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसको कौन अपॉइंट करता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर जो है नीति आयोग के वाइस चेयरमैन को, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, नीति आयोग केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। नीति आयोग जो है ये कब वजूद में आया। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग ने रिप्लेस किया 5 ईयर प्लान्स को। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 था हमारे पास, हु लीड्स द नीति आयोग एज इट्स चेयरमैन। नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंडिया के वही नीति आयोग के चेयरमैन भी होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 था हमारे पास, नीति आयोग विच इज नाउ द थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट रिप्लेस्ड द प्लानिंग कमीशन स्टैंड्स फॉर। जो नीति आयोग है इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थिंक टैंक माना जाता है जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। इस नीति जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया है नीति की फुल स्पेलिंग, और नीति आयोग इसका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चले, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, अ लेवल ऑफ पर्सनल और फैमिली इनकम बिलो विच वन इज क्लासिफाइड एज पुअर अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंटल स्टैंडर्ड्स इज नोन एज। यानी कि एक
लेवल होती है इनकम पर्सनल या फैमिली इनकम की, अगर उसके नीचे कोई बंदा है तो उसको गरीब माना जाता है और गवर्नमेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको किस कैटेगरी में डाला जाता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन इनको हम बोलते हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे इनको डाला जाता है जिनकी इनकम एक लेवल से कम हो, जो लेवल गवर्नमेंट तय करती है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, The first attempt to determine the poverty line in India was by the Planning Commission in the year। जो पहला अटेम्प्ट किया था प्लानिंग कमीशन ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो पोवर्टी लाइन को डिटरमाइन करने के लिए वो कौन सा, किस साल में किया था, किस ईयर में किया था। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स 1962। क्वेश्चन नंबर 32 पे चले। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, व्हाट डज डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन। डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में, जनरली इसका मतलब क्या होता है। 32 क्वेश्चन पे चले, इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर इज लो। जब किसी वर्कर की प्रोडक्टिविटी लो हो यानी कि कम हो, उसको हम बोलते हैं डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि एक फैमिली में थोड़ी सी ज़मीन होते हैं, अगर दो बंदे काम करेंगे तो उसको आराम से उस ज़मीन पे काम कर सकते, लेकिन घर के 5 मेंबर उसी काम में लगते हैं, जिसकी वजह से हर एक मेंबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो लो होती है, कम हो जाती है, उसको हम डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास, द इंक्रीज इन ऑयल सीड्स प्रोडक्शन वाज ड्यू टू। जब ऑयल सीड्स प्रोडक्शन जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ था, वजह क्या थी, उसकी क्या वजह थी। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन के तहत ऑयल सीड प्रोडक्शन जो है वो मैनीफोल्ड इंक्रीज हुई थी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक एलिमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इनमें से कौन सा बेसिक एलिमेंट नहीं है ग्रीन रेवोल्यूशन का। 34th क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट्स वेयर हाउसेज फॉर फूड क्रॉप्स। वेयर हाउसेज फॉर फूड क्रॉप्स जो है ये कोई बेसिक एलिमेंट नहीं रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन का। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, the scheme for helping farmers in decreasing the burden of premiums on farmers and to safeguard them against adverse weather is। एक स्कीम लॉन्च की गई थी ज़मींदारों के लिए जिसका मकसद था उनका जो प्रीमियम्स का बर्डन होता है, किस्तें चुकाने का बर्डन होता है, बोझ होता है, उसको कम किया जाए और उनको मौसम से बचाने के लिए एक सिक्योरिटी या सेफ गार्ड दिया जाए ताकि मौसम से उनके ज़मीन और फसल को ज़्यादा नुकसान ना पहुंच सके। अगर राइट आंसर की बात करें वो कौन सी स्कीम है 35th क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पीएम फसल बीमा योजना। प्राइम मिनिस्टर्स फसल बीमा योजना के वो स्कीम है जिसके तहत ये कुछ फैसिलिटीज फार्मर्स को दी गई। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 था हमारे पास, द ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद ग्रीन नहीं है, सिल्वर रेवोल्यूशन। सिल्वर रेवोल्यूशन जो है वो किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है, यानी सिल्वर रेवोल्यूशन किस फील्ड में लाया गया। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स एग एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन। एग एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन जो है इसमें सिल्वर रेवोल्यूशन लाया गया ताकि इनकी प्रोडक्शन को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाए। क्वेश्चन नंबर 37 पे चले। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स टू प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स टू द रूरल पुअर। कौन सी वो स्कीम है जिसके तहत, जिसका मकसद है कि गांव में रहने वाले गरीब लोगों तक खाना पहुंचाए, फूड ग्रेन्स पहुंचाए, लेकिन सब्सिडाइज्ड रेट्स पे, जिनमें उनको सब्सिडी दी जाए यानी कम पैसों में उन तक फूड ग्रेन्स को पहुंचाया जाए, वो कौन सी स्कीम है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स पहुंचाए गए टू द रूरल पुअर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 पे चले। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एंश्योर्स एक्सेस टू इरिगेशन टू एवरी फार्मलैंड। इनमें से कौन सी ऐसी स्कीम है जिसके तहत हर एक फार्मलैंड, हर एक जमींदार की जमीन तक पानी पहुंचाया जाए, उसको इरिगेट किया जाए, किस स्कीम के तहत। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 38 इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नीरांचल वाटरशेड
प्रोजेक्ट, नीलांचल वाटरशेड प्रोजेक्ट जो है इसका मकसद था टू एंश्योर एक्सेस टू इरिगेशन टू एवरी फॉरम लैंड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 पे चले। क्वेश्चन नंबर 39 था हमारे पास, हाउ मेनी कोर इंडस्ट्रीज आर देयर इन इंडिया। इंडिया में कितनी कोर इंडस्ट्रीज है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 8। इंडिया में टोटल 8 कोर इंडस्ट्रीज है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चले। क्वेश्चन नंबर 40 था हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स हैज बीन एक्सक्लूसिवली स्टार्टेड फॉर जॉब क्रिएशन। में से कौन सी स्कीम है जिसको बनाया गया इंडिया में जॉब क्रिएट करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा जॉब्स को क्रिएट करने के लिए इस स्कीम को लाया गया, कौन सी स्कीम ऐसी है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 40 इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया स्कीम को लाया गया exclusively for job creation. So option number C is the right answer of question number 40. Moving to question number 41. Question number 41 है हमारे पास, which of the following schemes aims to promote entrepreneurship among scheduled castes, scheduled tribes and women entrepreneurs। कौन सी स्कीम ऐसी है जिसका मकसद था एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना शेड्यूल्ड कास्ट में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में और वुमेन्स में। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 41 इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्टेट ऑफ इंडिया। स्टेट ऑफ इंडिया एक ऐसी स्कीम थी जिसके तहत इनफैक्ट है, जिसका मकसद है प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड वुमेन्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 41। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 42 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोर इंडस्ट्री इन इंडिया। इनमें से कौन सी इंडिया की एक कोर इंडस्ट्री नहीं मानी जाती है। 42 क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें, पहले अगर हम देखें, रिफाइनरी प्रोडक्ट इंडस्ट्री जो है एक कोर इंडस्ट्री है इंडिया की। फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री एक कोर इंडस्ट्री है इंडिया की। और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, ये भी एक कोर इंडस्ट्री है इंडिया की। तो जो नहीं है वो है फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स एक कोर इंडस्ट्री नहीं है इंडिया की। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 42। तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और पार्ट 2 में हम रेस्ट ऑफ द एमसीक्यूज को कंप्लीट करेंगे और इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे 2 पार्ट्स में होपफुली। और इसके अलावा वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, अगर आपने अभी तक ऑलराउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑलराउंड टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचाते और इसके अलावा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कराते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब ऑलराउंड टीचिंग, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।